हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। सबसे पहले समझिए कि ये रिपोर्ट किस चीज की है। यह रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन की है, जिसमें पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे। 14 मार्च को वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की है। यह रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों, एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इसके पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव के हक में राय जाहिर की है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। 13 मार्च को महाराष्ट्र कैबिनेट ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार श्रीनगर स्थित मध्य कश्मीर के बडगाम में महाराष्ट्र भवन बनवाएगी। शिंदे सरकार इस जमीन पर जम्मू कश्मीर जाने वाले अपने पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस राज्य भवन बनवाएगी। इसके लिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास इचगाम में 2.5 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र भवन में जम्मू कश्मीर जाने वाले राज्य के पर्यटकों और अधिकारियों को आवास और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन जाएगा। श्रीनगर के अलावा कैबिनेट सरकार ने अयोध्या में भी राज्य भवन बनवाने की मंजूरी दी। राज्य सरकार ने दोनों राज्य भवनों के लिए 77 करोड़ रुपए आवंटित किए। चलते हैं अगली खबर की ओर। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन पीएम बने हैं। 14 मार्च को मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें नया पीएम नियुक्त किया। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद सातायह समेत पूरी सरकार के इस्तीफे के 18 दिन बाद हुई। गाजा पर 2014 में हुए इजरायल हमले के बाद मुस्तफा ने गाजा में पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के आर्थिक मामलों के सलाहकार और फिलिस्तीन इन्वेस्टमेंट फंड के बोर्ड मेंबर भी थे। इसके अलावा वो वर्ल्ड बैंक में सीनियर पोजीशन पर भी काम कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद सातायह ने 26 फरवरी को पीएम पद से इस्तीफा दिया था। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों पर लगातार हो रहे हमलों की वजह से सातायह ने इस्तीफा दिया था। फिलिस्तीन में राजनीतिक व्यवस्था फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत चलती है। फिलिस्तीन में 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिनमें एक हमास और दूसरा फतह है। हमास एक हथियारबंद संगठन है और 2007 से हमास गाजा पट्टी में शासन कर रहा है। ज्ञानेश और सुखबीर चुनाव आयुक्त बने हैं। 15 मार्च को पूर्व आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश और सुखबीर की नियुक्ति की है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए। उससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन थे। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे डॉक्टर और इतिहासकार भी हैं और उनके पास लॉ की डिग्री भी है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगली खबर, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा टेस्ट। 14 मार्च को शाम 6:55 बजे टेक्सास के बोका चिका से दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया। स्टारशिप का यह तीसरा टेस्ट था, जो करीब करीब सक्सेसफुल रहा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 397 फीट है और ये पूरी तरह से रियूजेबल है। स्टारशिप रॉकेट 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकेगा।
स्टारशिप का दूसरा टेस्ट 18 नवंबर 2023 को शाम करीब 6:30 बजे किया गया था। पृथ्वी पर वापस लैंडिंग के दौरान 3.2 मिनट बाद 90 किलोमीटर ऊपर यह फट गया। 20 अप्रैल 2023 को स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट किया गया था। उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही मेक्सिको की खाड़ी के पास 30 किलोमीटर ऊपर स्टारशिप में विस्फोट हो गया था। राष्ट्रपति ने दी यूसीसी बिल को मंजूरी। 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ध्वनि मत से पास हुआ था। आइए अब समझते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले आप समझिए कि कानून होता क्या है। कानून नियमों और विधाओं का एक समूह होता है जो विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ 2 तरह के कानून मौजूद हैं, एक सिविल कानून और दूसरा आपराधिक कानून। भारत में आपराधिक कानून सभी लोगों के लिए एक समान रूप से लागू किया जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, मूल, वंश का हो, किंतु सिविल कानून में अधिकांश क्षेत्रों में यह समानता देखने को नहीं मिलती, जैसे कि विवाह का मुद्दा हो या फिर तलाक का हो या फिर विरासत का हो या फिर बच्चा गोद लेने का हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य ही है कि पूरे देश में एक समान कानून को लागू करना। आइए अब जानते हैं इस कानून में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहले प्रावधान यह कि विवाह का उम्र पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष होगी। इससे कम उम्र में विवाह करना कानून अपराध होगा। दूसरा प्रावधान विवाह से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला, एक से ज्यादा विवाह करना निषेध है। दूसरा विवाह तभी संभव है जब प्रथम विवाह टूट चुका हो अर्थात तलाक हो चुका हो। तलाक की अवधि भी 1 वर्ष बाद ही का रखा गया है, अर्थात तलाक तभी संभव है जब विवाह 1 वर्ष बीत चुका हो। साथ ही इसमें तीसरा प्रावधान यह रखा गया है कि प्रत्यक्ष रिश्तेदारों से आप विवाह नहीं कर सकते, जैसे माता पिता के रिश्तेदारों से, चचेरा मामेरा, भाई बहनों से विवाह नहीं हो पाएगा। चौथा प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप का है, जिसमें कोई भी 2 व्यक्ति जो बालिग है, महिला और पुरुष, लिव इन रिलेशनशिप में तभी रह सकते हैं जब वह उसके लिए रजिस्ट्रेशन न बनवा ले। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के यह रिलेशनशिप मान्य नहीं होगा। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाला बच्चा भी कानूनन मान्य होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यह पूरा कानून अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों पर लागू नहीं होगी। यूसीसी का प्रावधान हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन। यह चुनाव 545 सीटों के लिए कुल 8 फेज पर आयोजित किया जा रहा है। सीटों को वर्गवार आवंटित करने पर एससी के कुल 84 सीटें, एसटी के कुल 47 सीटें हैं। पहले फेज में कुल 102 सीटें हैं, जिसका चुनाव 19 अप्रैल को होगा। दूसरे फेज में 89 सीटें हैं, जिसका चुनाव 26 अप्रैल को होगा। तीसरे फेज का चुनाव 7 मई को होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं पूरे भारत में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है, जिन पर 3 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज में बस्तर लोकसभा का चुनाव होगा। दूसरे फेज में 3 सीटों पर कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद पर चुनाव होगा। तीसरे फेज में बाकी बचे हुए सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव के बाद मतगणना 4 जून 2024 को होगी। आपको बताते चलूं कि केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। चलते हैं अगली खबर की ओर। कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि को प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023 से 24 की एमएसपी पर की गई धान खरीदी 145 लाख मीट्रिक टन है। खरीफ वर्ष 2023 से 24 से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। 12 मार्च 2024 को 24.72 लाख से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। बताते चलूं कि केंद्र सरकार के द्वारा धान की प्रति क्विंटल पर 2,183 रुपए है, जबकि राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,100 रुपए करने का वादा किया था। चलते हैं अगले खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि। 12 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे के दौरान डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि ऑनोरारी डिग्री से नवाजा गया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ को ₹1 कार्ड गिफ्ट किया। दोनों नेताओं ने देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बैठक के दौरान बातचीत भी की। बैठक का उद्देश्य भारत मॉरिशस साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करना था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाली 6वीं भारतीय बनी। अगली खबर, देश के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन हुआ। 13 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर एलएबीएस केंद्र का उद्घाटन किया। इसे सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। यह सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए अहम रोल अदा करेगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय और डेक-टी के बीच सहयोग को लेकर ऐलान हुआ। माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और स्थापना के लिए डेक-टी और टाटा पावर के बीच समझौते पर साइन हुए। फ्यूचर एलएबीएस भारत सरकार के सिस्टम के रूप में सी-डेक को इंडस्ट्री, छात्रों, स्टार्टअप और एजुकेशन फील्ड से जोड़ेगा। आरसीबी ने जीता WPL विमेन प्रीमियर लीग में पहला खिताब। 17 मार्च को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विमेन्स प्रीमियर लीग में अपना पहला टाइटल जीत लिया। सीजन 2 के खिताबी मुकाबले में टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। यह बेंगलुरु की इस लीग में दिल्ली पर पहली जीत भी है। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 18.3 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो गई। बेंगलुरु ने 19.3 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट चेस कर लिया। बेंगलुरु की एलिस पेरी ने नाबाद 35 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 17 रन का योगदान दिया। WPL के पहले सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। इस टूर्नामेंट में ऑरेंज केप एलिस पेरी और पर्पल केप श्रेयांका पाटिल को मिला। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। IAS ऑफिसर शेफाली शरण बनी केंद्र सरकार की प्रवक्ता। 17 मार्च को IAS ऑफिसर शेफाली बी शरण को केंद्र सरकार के स्पोक्सपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये जानकारी दी। शेफाली शरण 1990 बैच की IAS ऑफिसर हैं। शेफाली शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल PDG का प्रभार संभालेंगी। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान शेफाली शरण निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया है। शरण रेल मंत्रालय के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। ये एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। अगली खबर, पहली बार श्रीनगर में हुई फार्मूला 4 कार रेस इवेंट। 17 मार्च को पहली बार श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन हुआ। ये कार रेसिंग इवेंट जबरवन माउंटेन रेंज पर स्थित बुलवार्ड रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर हुआ। इवेंट के बाद कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर विजय कुमार बिधुरी ने कहा कि इस इवेंट के बाद कश्मीर में स्पोर्ट्स के लिए युवाओं में उत्साह बढ़ेगा और इसे करियर ऑप्शन के तौर पर भी देखा जाएगा। FIA फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट के लिए कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती है, बल्कि रीजन इवेंट्स के तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। फार्मूला 1 के मुकाबले फार्मूला 3 और फार्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेस है। इसमें कार की मैक्सिमम स्पीड प्रति घंटे 210 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें शामिल होने के लिए मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए। अगली खबर, भारत और अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन। भारत और अमेरिका के बीच स्थापित भागीदारी के अनुरूप दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 4 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर निर्धारित है। भारतीय नौसेना अभिन्न हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ जहाज, भारतीय नौसेना के विमान, भारतीय थल सेना के जवान और वाहन तथा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ रैपिड एक्शन मेडिकल टीम RAMT इस सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के जहाजों द्वारा किया जाएगा, जिसमें अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी थल सेना के सैनिक शामिल होंगे। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का उद्देश्य HADR अभियानों के संचालन के लिए अंतःपारस्परिकता विकसित करना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच तेजी से और सुचारू समन्वय को सक्षम करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं SOP में सुधार लाना है। अगली खबर, भारतीय सेना की टुकड़ी का संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये 2024। भारतीय सेना की टुकड़ी भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों SDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितिये 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशेल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लमितिये का अर्थ है मित्रता। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और वर्ष 2001 से इसका आयोजन सेशेल्स में किया जा रहा है। भारतीय गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल SDF प्रत्येक से 45 कर्मी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे।
चलते हैं अगली खबर की ओर। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन होंगी। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए मतदाता मार्गदर्शिका का शुभारंभ करेंगी। अपनी तरह की विशिष्ट प्रथम पहल के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सहयोग से भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता शिक्षा और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) टीम और दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) टीम के बीच एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया। यह मैच 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रतिष्ठित पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी एक को दिव्यांगता श्रेणी (पीडब्ल्यूडी) में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। अगली खबर, मानव विकास सूचकांक (HDI) 2022 की सूची जारी। इसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 193 देश शामिल किए गए हैं। भारत का स्थान उस सब में 134वां रहा है। यह 2021 में 135वां था। शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता देश हैं: 1 स्विट्जरलैंड, 2 नॉर्वे, 3 आइसलैंड। अब आइए जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स (HDI) मापन के क्या आयाम है। पहला, स्वास्थ्य आयाम। इसका मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, शिक्षा आयाम। इसे वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। तीसरा, जीवन स्तर का आयाम। इसका आकलन प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग घर पर ही कर सकेंगे मतदान। अब 85 साल से अधिक उम्र वालों को ही घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी। इस बार 85 साल से अधिक उम्र के 82,476 बुजुर्ग मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा यह सुविधा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं और कोविड-19 के संदिग्ध या संक्रमित मतदाता को भी मिलेगी। प्रदेश में इस बार 1,91,638 दिव्यांग मतदाता हैं। विधानसभा की तरह लोकसभा में 80 से 85 साल के बीच वालों को मतदान केंद्र वोट डालने जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले हैं। अगली खबर, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण है। 11 मार्च को भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन और यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। अगली खबर, पीएम ने 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 85,000 करोड़ की रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापत्तनम, मैसूरुडो एमजीआर सेंट्रल, चेन्नई, पटना लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी पटना रूट पर चलेंगी। पुरी विशाखापत्तनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी और खजुराहो दिल्ली निजामुद्दीन रूट पर भी दौड़ेंगी। पीएम मोदी ने वंदे भारत की 4 ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें अहमदाबाद जामनगर और अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत का विस्तार है। गोरखपुर, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम का सरगोड़ वंदे भारत को मंगलुरु तक बढ़ाया गया। इसके अलावा पीएम रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र भी देश को समर्पित किए। ये जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएंगे। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, इनमें से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति सांप पकड़ने का कार्य करती है। बिंझवार, कोरवा, सावरा, मंझवार। इसका सही जवाब है सावरा। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। पौराणिक काल से अस्तित्व में है संवरा जनजाति के लोग। रामायण काल में भी संवरा जाति का यथेष्ट सम्मान था। सावरा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में महासमुंद, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी बोली सबर बोली होती है। माना जाता है कि त्रेता युग में यानी रामायण काल में दक्षिण भारत के किष्किंधा में बाली नाम का प्रतापी राजा था,
जिसका छोटा भाई सुग्रीव था। दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, किंतु आगे चलकर दोनों भाइयों में बहुत विरोध हो गया। सुग्रीव ने श्री राम से मैत्री स्थापित कर बाली का वध करा दिया और स्वयं राजा बन गया। बाली से उत्पन्न संतान बिंजवार कहलाए, सुग्रीव से उत्पन्न संतान संवरा कहलाए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे हल्की धातु है? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, कार्बन। सही जवाब है लिथियम। हाल फिलहाल में लिथियम चर्चा में है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 38 गुना अधिक दर पर लगाई गई कटघोरा लिथियम खदान की बोली। जी हां, आपने सही सुना। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा की गई नीलामी में कटघोरा लिथियम ब्लॉक के लिए रिजर्व प्राइस 2% के विरुद्ध 76.05% की बोली आई, जो रिजर्व प्राइस से 38 गुना अधिक है। आपको बता दें कि देश की पहली लिथियम खदान कोरबा जिले के कटघोरा में खुलेगी। क्या है लिथियम? आइए समझते हैं। साधारण परिस्थितियों में लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। इसका प्रतीक Li और परमाणु संख्या 3 है। चांदी जैसा नरम और सफेद ये क्षार धातु मानक परिस्थितियों में सबसे कम सघन मेटल और सबसे कम घना ठोस तत्व होता है। आइए इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री निर्भरता। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है। डिजिटल उपकरण व वाहन की बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। इस्पात व सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। भारत में लिथियम भंडार मिलने से सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी। आइए चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का कौन सा स्थान या शहर एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद। सही उत्तर है मुंबई। मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। 26 मार्च को हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में 91 अरबपति हैं। मुंबई अब ग्लोबली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन में 814 बिलियनियर रहते हैं, जबकि भारत में 271 बिलियनियर हैं। पिछले एक साल में मुंबई में 26 नए लोग बिलियनियर बने हैं, जबकि बीजिंग में 18 लोग इस लिस्ट से बाहर हुए। पहले नंबर पर न्यूयॉर्क हैं, यहाँ 119 बिलियनियर रहते हैं, जबकि लंदन दूसरे नंबर पर है, यहाँ 97 लोग अरबपति हैं। बिलियनियर उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास $1 बिलियन यानी करीब 8,333 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। मुंबई के टोटल 92 लोगों की संपत्ति एक साल में 47% बढ़कर $445 बिलियन 37.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। चीन की राजधानी में बिलियनियरों की वेल्थ 28% से कम होकर $265 बिलियन 22.08 लाख करोड़ रुपए रह गई है। दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर में सिर्फ मुकेश अंबानी 9.43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ इकलौते भारतीय हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एफडी अर्थात फिक्स डिपॉजिट पर आईडीएफसी बैंक द्वारा ब्याज की दर 8% तक सालाना की गई है। आईडीएफसी की स्थापना कब हुई? 2020, 2010, 2015, 2005। सही जवाब है 2015। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। 21 मार्च को प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.0% से 8.0% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को बैंक सामान्य नागरिकों के मुकाबले सीनियर सिटीजन को 0.50% ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ऐसे में इन्हें 3.50% से 8.50% तक का सालाना ब्याज बैंक देगा। ब्याज दरों में बदलाव 2 करोड़ से कम की एफडी पर किया है। एफडी से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। एक साल में एफडी पर ब्याज की कमाई एनुअल इनकम में जुड़ती है। टोटल इनकम के आधार पर टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। एफडी पर मिले इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जोमेटो कंपनी द्वारा शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? प्योर वेज मोड, प्योर वेज फ्लीट, दोनों प्रोग्राम दोनों नहीं किया है। सही जवाब है प्योर वेज मोड शुरू किया है। आइए जाने ये है क्या। 19 मार्च को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने भारत में 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाले कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट लॉन्च किया है।
ये उन कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मोड यूजेबल है जो 100% वेजिटेरियन डाइटरी पसंद करते हैं। प्योर वेज मोड में सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स का ही ऑप्शन मिलेगा। इस मोड में नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ऑफर करने वाले रेस्टोरेंट्स शामिल नहीं रहेंगे। यह मोड किसी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को पूरा नहीं करता है। जोमेटो का प्योर वेज फ्लीट स्टैंडर्ड रेड डिलीवरी बॉक्स के बजाय ग्रीन डिलीवरी बॉक्स का यूज करेगा। ये डिलीवरी पर्सन सिर्फ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स से ही ऑर्डर डिलीवर करेंगे और कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैंडल नहीं करेंगे। यह फीचर अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में फेज्ड रोल आउट किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 में यूएन द्वारा 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 19 मार्च को यूनाइटेड नेशंस यूएन की जारी क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने जारी की है। इसके अलावा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह भी बढ़ता तापमान है। क्लाइमेट से जुड़ी इन्हीं घटनाओं के चलते धरती के वजूद को खतरा पैदा हो गया है और यह तबाही की कगार पर है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया है। यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। एवरेज टेम्परेचर भी 1.56 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में बहुत बड़े बदलाव दर्ज किए गए।